ये पॉइंट देखिए, दुग्ध क्षय वाला। इसमें लिखा हुआ है कि दुग्ध क्षय की अगर स्थिति हो, विषम ज्वर हो, योनि भ्रंश हो, ठीक है, बालकों में दंतोत्पत्ति हो, तो इन टाइम पे मद्य देने का निर्देश किया हुआ। ठीक है, मद्य जो है एज ए मेडिसिन काम करेगी इन जगहों पे। दुग्ध क्षय, विषम ज्वर, योनि भ्रंश, बालकों में दंतोत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मदात्य वाला। मदात्य को इन्होंने आम समुथ व्याधि बताया हुआ। ठीक है, आम दोष की वजह से आम समुथ व्याधि है, तो इसलिए सर्वप्रथम चिकित्सा के रूप में जो है इसमें लंघन करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाग इंद्रिय। ठीक है, वाग वाणी वाली इंद्रिय, वाग इंद्रिय। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जैसे हाथ दो होते हैं, तो ऐसे वाग इंद्रिय के भी हाथों के समान दो भाग हैं, और एक भाग से क्या होता है, एक भाग से इनपुट लेता है बच्चा, ठीक है, एक से आउटपुट लेता, आउटपुट देता, मतलब एक भाग से बोलता है और एक से सुनता, पुनः उसका ग्रहण करता है, सुनता। तो इसलिए जो मूक बालक होता है वो प्राय जो है बधिर भी होता। ठीक है, जो बोल नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, क्योंकि एक ही वाग इंद्रिय के इन्होंने दो हिस्से बता दिए, एक से बोलना, एक से सुनना। अब फिर इन्होंने अग्नि के अकॉर्डिंग जो है कुछ ट्रीटमेंट्स बताए। अगर कोई तीक्ष्ण अग्नि वाला पुरुष है, तो चाहिए कि उसमें सदैव ब्रीहण कर्म जो है करवाया जाए। अगर कोई मंद अग्नि वाला पुरुष है, तो उसमें दीपन कर्म करवाया जाए। और अगर कोई विषम अग्नि वाला पुरुष है, तो उसको सतत पथ्य सेवन का निर्देश जो है किया जाए, ये काम उसमें करवाया जाए। ठीक है, वस्ती कब दी जानी चाहिए बच्चों में, इस बारे में पहले भी बात आ चुकी है। ठीक है, ओके, तो वस्ती कब दी जानी चाहिए, आपको खूब एमसीक्यू भी मिलेगा। तो इस पे जो है काश्यप जी जो है वो कह रहे हैं कि जब बालक जो है गोद की अवस्था उसकी समाप्त हो जाए और जो अन्न खाने लगे, तब उसको जो है वस्ती देनी चाहिए। तो जो है अधस्तनो अनभुक्ता, ऐसे करके श्लोक का वर्ड आता है कि जब वो नीचे चलने फिरने लग जाए, मतलब कि अब वो गोद में ना रहे, नीचे चलने फिरने लग जाए और अन्न खाने लग जाए, तो उस स्थिति में जो है उसकी वस्ती देने की एज है काश्यप जी के अनुसार। यहाँ पे एक संभाषा परिषद हुई है पूरी राजपुत्रिका सिद्धि अध्याय में, और उसमें कईयों ने अपने ओपिनियन दिए, उनमें काश्यप का जो ओपिनियन है वो ये है। ओके, देखो, विरेचन जो है, विरेचन करवाने से एक बेनिफिट ये होता है कि जो बीज है, ठीक है, यानी कि शुक्र एंड आर्तव, स्पर्म एंड ओवम जो हो गए, ठीक है, वो भी कार्मुक हो जाते हैं विरेचन चिकित्सा से। कल्प स्थान में कई सारी इनकी यूनिक ओपिनियन है आचार्य कश्यप की। तो जैसे लसुन कल्प अध्याय दिया है इन्होंने एक पूरा, एक कटु तैल कल्प अध्याय है, शतपुष्प शतावरी कल्प अध्याय है, इनके लिए सेपरेट सेपरेट चैप्टर जो है दे रखा है। तो लहसुन वाले को देखते हैं पहले। लहसुन, हिंदी में लहसुन बोल देते हैं। लहसुन का जो सेवन काल बताया गया है वो पोष एंड माघ माह में बताया गया है। एक बुक है नावनी तक, योग संग्रह की ही बुक है वो भी, उसमें चैत्र और वैशाख जो है मास बताया गया है, और काश्यप संहिता में पोष और माघ माह में सेवन बता रखा है। लहसुन फिर दो हो गए, सूखे लहसुन और एक हरे लहसुन। तो जो हरे लहसुन है उनकी मात्रा क्या है, तो कनियसी यानी कि सबसे अवर मात्रा, फिर मध्यम मात्रा और फिर श्रेष्ठ मात्रा। वजन के हिसाब से हरे लहसुन खाने हैं। ठीक है, सूखे वाले वैसे गिन के खाने होते हैं। तो हरे वाले जो है 4 पल, 6 पल और 8 या 10 पल, तो 4, 6 एंड 8 एंड 10 पल, ये जो है कनियसी मध्यम श्रेष्ठ मात्रा है। कभी तोला वगैरह में आ जाए तो आपको पता ही है, जो पल होता है, पल का जो पै है वो 4 की तरह बनता है, और जो लय है, ठीक है, वो तोला इसकी तरह बनता है। ओके, तो 4 तोला। फिर देखिए आप, शुष्क और बद लहसुन, इनको संख्या अनुसार लिया जाएगा। तो श्रेष्ठ मात्रा तो है कि 100 लहसुन लिए जाए, तो पूरी सेंचुरी मारो वो सबसे बढ़िया है, नहीं तो फिर 60 है मध्यम, और कम से कम हाफ सेंचुरी तो लगनी चाहिए, 50 लहसुन तो कम से कम आने चाहिए। श्रेष्ठ मात्रा तो यही होती कि आप सेंचुरी मारते, नहीं तो मध्यम ये है कि 60 लहसुन लिए जाए, और कनियसी ये है कि 50 लहसुन जो है वो लिए जाए। ओके जी, नेक्स्ट पे। अच्छा, फिर इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है, या फिर जब तक सामर्थ्य उत्साह हो तब तक जो है लहसुन ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन ये वाला जो ओपिनियन है, जब तक की सामर्थ्य हो, जब तक खा सकते हो, मूर्छित ना हो जाओ तब तक खाते रहो, ये हरे लहसुन पे अप्लाई होता है, शुष्क वाली लहसुन पे अप्लाई नहीं होता। इन्होंने लिख यहाँ पे दिया है, लेकिन ये अप्लाई होता है हरे वाले पे कि 4 पल, 6 पल, 8 एंड 10 पल, ये तो कनियसी मध्यम और श्रेष्ठ मात्रा है। लेकिन
सामर्थ्य के अनुसार, जब तक मूर्छित ना हो जाए, जब तक उत्साह बना रहे, तब तक भी खाया जा सकता है हरा लहसुन। ओके जी। लहसुन सेवन काल में जितने भी ये कल्प प्रयोग होते हैं इस तरह के, इनमें कई चीज़ों का निषेध तो रहता ही है। तो लहसुन सेवन काल में भी मूली सेवन का निषेध है, दंत काष्ठ का प्रयोग करना निषेध बताया गया है। भले ही मुंह बदबू से जितना मर्जी सड़ जाए, लेकिन दातुन नहीं करोगे। अच्छा जी। वैसे जो हरित वर्ग है पूरा, चरक सूत्र 27 वगैरह में भी हरित वर्ग नहीं पढ़ते हम, तो उस हरित वर्ग में से केवल मूली का ही निषेध है और कोई निषेध नहीं है। कभी अगर पूछे तो हरित वर्ग में से केवल मूली निषेध है लहसुन सेवन काल में। अच्छा जी। तो पानी कैसा पीना चाहिए लहसुन सेवन काल में? तो बोला गया है कि लहसुन सेवन काल में सदैव जो है उष्णोदक का ही पान करना चाहिए। शीतोपचार कर ले तो क्या हो जाएगा, क्या गलती होगी? तो शीतोपचार अगर करा तो उसे जलोदर रोग की उत्पत्ति हो सकती है, तो इसलिए शीतोपचार नहीं करना है, सदैव उष्णोदक का ही अनुपान वगैरह, उष्णोदक पान वगैरह लेना है। ठीक है जी। लहसुन के कोई भेद वगैरह भी है? तो लहसुन जो है दो प्रकार का बताया गया है। ठीक, एक गिरिज लहसुन और एक क्षेत्रज लहसुन। अब जो एक गिरिज मतलब गिरी पहाड़ होता है, क्षेत्र मतलब तो खेत होता है। तो एक पहाड़ों पे होने वाला है, खेतों पहाड़ों पे क्योंकि नेचुरली चीज़ें होती है तो न्यूट्रिशन वगैरह उसमें ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए गिरिज वाली लहसुन जो है वो श्रेष्ठ होती है। अच्छा जी। अब ऐसे ही कटु तेल कल्प अध्याय है। तो कटु तेल कहते हैं सरसों के तेल को, तो ये कटु तेल सरसव तेल के बारे में शुरू हो रही। उसमें भी मात्राएं हैं कि ज्येष्ठ मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा। ज्येष्ठ मात्रा 12 पल की है, फिर 6 पल की मध्यम है, और ह्रस्व में है 4 पल की। ओके जी। बस इतना इन्होंने सरसव के लिए बता रखा है, ज़्यादा लिया नहीं। फिर एक सटकल्प अध्याय है इसमें, जिसमें चक्षुष्य चीज़ों की बातें हैं, नेत्र रोगों के लिए औषधियाँ वगैरह बताई गई। सटकल्प अध्याय, तो जैसा नाम है सटकल्प, तो इसके अंदर है सट यानी कि 6 कल्प। किस चीज़ के लिए 6 कल्प है? नेत्र रोगों के लिए औषधियों के 6 कल्प हैं। ओके जी। कौन कौन सी औषधियाँ हैं वो 6 कल्प वाली? तो हमने यहाँ नाम लिखे हैं, चक्षुष्या, पुष्पक, माता, रोचन, रसांजन, कतक। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी काश्यप आता है, ये वाली षटकल्प अध्याय वाली बात तो आती है। जैसे आपकी अल्टीमेट हिस्ट्री आयुर्वेदा वाली बुक में भी जहाँ जहाँ भी आते हमेशा बात करते हैं। ठीक है, ये नीचे जाके इसके बारे में और भी बात करेंगे। हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है, शायद पीछे आ चुका है। अगर आप भूल गए हो तो हम वो एक याद रख, क्योंकि अक्सर ये पूछ लेता है बताओ इनमें से कौन सी औषधि सट कल्प में से ये कौन सी 6 में शामिल है, कौन सी नहीं है। तो हम याद रखा करते थे कि रोचक चंपक हरी रस से पड़ता है। रोचक चंपक हरी रस से पड़ता है, इसीलिए तो उसकी आंखें खराब नहीं होती। मन मार के पड़ेगा तो आंखें खराब हो जाएगी। तो वो रस से पड़ता है, मजे आता है उसको, इसलिए उसकी आंखें खराब नहीं होती। तो ये आंखों के लिए अच्छा योग है। रोचक, ठीक है, रोचक से रोचन आप याद कर सकते हो। चंपा का च और पा और क, ठीक है, च से चक्षुष याद रख सकते हो, पा से पुष्पक याद रख सकते हो, और का से कतक याद रख सकते हो। हरी से हरित की याद रख सकते हो, जिसको माता लिखा हुआ है। रस से रसांजन याद रख सकते हो। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 कंप्लीट हो जाते हैं षटकल्प अध्याय। अच्छा जी। ठीक है, अक्षी रोगों में आश्चोतन आई ड्रॉप्स का प्रयोग जो है, आई ड्रॉप्स जो होती है उसको आश्चोतन कहते हैं आयुर्वेदा में। अक्षी रोगों में शोथ शूलादि लक्षणों के शांत हो जाने पर 6 दिन के बाद आश्चोतन का निर्देश जो किया गया। आश्चोतन को बहुत पावरफुल मेडिसिन नहीं मानता आयुर्वेद, बहुत शुद्ध रोगों में उनका इस्तेमाल, और बहुत गंभीर रोग जब रहते हैं तो आश्चोतन का प्रयोग होता भी नहीं है। तो यहाँ इन्होंने शोथ शूलादि लक्षणों के शांत हो जाने पर 6 दिनों के बाद आश्चोतन का प्रयोग बताया है। अच्छा जी। फिर इसमें शतपुष्पा शतावरी कल्प अध्याय भी है। शतपुष्पा के बारे में इन्होंने क्या बोला है? शतपुष्पा को दीपन, आर्तव का प्रवर्त करने वाला, योनि शुक्र का शोधक और पुत्रदायक जो है बताया हुआ है। ओके जी। डेली अगर लेना चाहें तो प्रतिदिन आधा या 1 पल शतपुष्पा कल्प का घृत के साथ सवेरे सवेरे प्रातःकाल सेवन करना चाहिए। ओके जी। अगर हमने 100 पल सेवन कर लिया, शतपुष्पा का 100 पल ही सेवन अगर कर लिया, ठीक है, तो यथेष्ट पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। जैसी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो उतने पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। ओके जी। सिर्फ 1 मास तक अगर इसका सेवन किया जाए, 1 मास तक, 1 कर्ष, कर्ष तोला का पर्याय होता है, कर्ष एंड तोला जो है सिनोनिम है। कर्ष फल, याद है, कर्ष फल विभित्तक का पर्याय होता है। ठीक है, टर्मिनेलिया
बेलेरिका, है ना, कोम्ब्रेटेसी फैमिली। खैर 1 मास तक 1 कर्ष शतपुष्पा कल का अगर सेवन किया, 1 मास और 1 तोला का सेवन करोगे तो श्रुतधर हो जाओगे। या इन्होंने श्रुतधर लिख दिया, श्रुतधर होता है एक्चुअली मतलब कि जो सुनेगा उसी को धारण कर लेगा, इतना फास्ट, इतनी अच्छी मेमोरी हो जाएगी। ओके जी। फिर इन्होंने अनुपान भेद से शतपुष्पा कल्प का निर्देश किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम जठराग्नि वृद्धि के लिए उसका सेवन करें तो हमें शहद के साथ लेना चाहिए उसको। अगर हम चाहते हैं कि रूप वर्धन हो उससे तो क्षीर सर्पी के साथ लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बल बढ़े उससे तो तैल के साथ लेना चाहिए। तो तैल का बल में बड़ा रोल है। जब तैल की प्रशंसा कर रखी है आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान में 27 में, तो तैल की तारीफ में वो कहते हैं कि प्राचीन काल में दानवराज जो बलि हैं, ठीक है, वो भी इतने बलवान इसीलिए हुए थे कि वो तैल का सेवन करते थे। तो तैल से बल बढ़ेगा। तैल मालिश, पहलवान भी देखते नहीं हो, तेल मालिश में लगे रहते। तो बल वर्धन के लिए तैल के साथ, इसे थोड़ा याद रह जाएगा। घी दूध भैया थोड़े से है ना रसायन टाइप के हैं। क्षीर सर्पी रसायना नाम श्रेष्ठम, ऐसा है ना, ठीक है। तो दूध, घी दूध खाओगे तो रूप वर्धन होगा। मधु जो है जठराग्नि के लिए है, और प्लियोदर के लिए जो है कटु तेल वैसे भी श्रेष्ठ बता रखा है काश्यप जी ने प्लियोदर के लिए कटु तेल को, तो प्लियोदर में कटु तेल के साथ दे दिया है। अच्छा जी। अब आई कामला पांडु और शोथ की बात। तो इसमें मूत्र वगैरह का, क्षीर वगैरह का वैसे भी बड़ा योग है। जब आप डिटेल पढ़ते हो कामला पांडु शोथ की चरक वगैरह में, तो क्षीर मूत्र के कॉम्बिनेशन खूब चलते हैं इनमें। गोमूत्र हरित की वरित की, ये भी खूब फेमस है इनमें, पांडु कामला में, है ना। तो चल जाएगा। गुल्म में जो है एरंड तेल के साथ, तो एरंड तेल स्निग्ध रहता है, वात का भी शमन करेगा। गुल्म वात के बिना होता नहीं है, और वैसे भी नेचुरली भी जब चरक में गुल्म का ट्रीटमेंट बताया तो भी एरंड तेल के वहाँ पे योग है। तो गुल्म में एरंड तेल के साथ है। अच्छा जी। फिर विशेष कल्प अध्याय नामक एक अध्याय है, उसमें सन्निपातज ज्वर व्याधि का जो है वर्णन है। सभी सन्निपातों में मधु सेवन का जो है निषेध बताया हुआ है। ठीक है, रीजन ये है कि ज्वर उष्ण वाला है, सन्निपात उष्ण प्रवृत्ति का है, और तो उसमें शीतोपचार होना चाहिए। और मधु अगर अपने ने सेवन करा दिया, ठीक है, मधु मांगता है आपका, क्या कहते हैं इसको, इसमें एक प्रॉब्लम थी, हाँ, विरुद्ध, जब ये मिलेंगे तो विरुद्ध इनका ट्रीटमेंट चलने लगेगा। इसके लिए शीत चाहिए होगा, उसके लिए उष्ण चाहिए होगा, तो इनका विरुद्ध सेवन, विरुद्ध ट्रीटमेंट हो जाता है एक दूसरे से। तो इसलिए सन्निपातों में जो है मधु सेवन का निषेध किया गया है, क्योंकि उष्ण प्रकृति का है, इस वजह से। अच्छा जी। कितने दिन तक लंघन करना चाहिए सन्निपात में, तो इन्होंने लंघन की मर्यादा बताई है 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन। उससे ज़्यादा जो है 10 से 10 पे आते बस कर दोगे, 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, 3, 5 या 10 दिन, ये दिनों के अंदर है, अथवा आरोग्य प्राप्ति तक, ठीक है, या फिर जब तक आरोग्य ना मिल जाए तब तक है। चरक में भी ऐसे ही पॉइंट आता है कि या तो इतने दिन, नहीं तो फिर जब तक आरोग्य ना मिल जाए तब तक लंघन करवा सकते हो। दिनों में याद रखना 10 बस। ओके। सभी कोई जब अपनी बुक लिखते हैं तो अपनी बुक का एक इंडेक्स भी बनाते हैं, जिसको संस्कृत में बोलते हैं संहिता की विषय वस्तु, कि क्या कहाँ पे क्या कुछ है। तो चरक में आप देखोगे तो चरक सूत्र स्थान 30 अर्थे 10 महामूल्य वाला जो अध्याय है, उसमें बताया हुआ कि चरक संहिता में ये चैप्टर्स हैं, उनके ये नाम है, इस स्थान में इतने चैप्टर है, सारी डिटेल वहां पे है। सुश्रुत संहिता में यही बात सुश्रुत सूत्र तीसरे अध्याय 3rd चैप्टर में है। चरक संहिता में 30 में है, सुश्रुत में 3rd में है। पूरा इंडेक्स बना हुआ बुक का, ये इस बुक में इस स्थान में है, इस स्थान में इतने अध्याय हैं, उनके ये नाम है। अष्टांग हृदय में यही बात सूत्र स्थान 1 में ही आ जाती, पहले ही चैप्टर में। अच्छा जी। लेकिन जो काश्यप संहिता है उसमें जो है कल्प स्थान के अंतिम अध्याय में है। तो कल्प स्थान आप मोटा मोटा याद रखना, ये कल्प स्थान में जो है संहिता की विषय वस्तु है। अच्छा जी। संशोधन जो है इन्होंने 7 प्रकार का संशोधन बताया हुआ है, 7 टाइप्स का, ठीक है। और चतुष्पाद को ही औषधि कह रखा है, तथा वमन आदि कर्मों को युक्ति की संज्ञा जो है इन्होंने दी हुई है। औषधि की परिभाषा बताई हुई है, जो पीछे भी आ गई थी, यहाँ पे फिर आई है, तो हम फिर एक बार देख लेते हैं। ओस, औषधि में जो ओसो वर्ड है, उस ओस वर्ड का नाम होता है रस। जो धी वर्ड है, धी, ठीक है, वो ये रस को ईसो अस्याम धीयते,
ठीक है, यत तद औषधि। ओके, ठीक है। ओसात आरोग्यम आदत्ते तस्मात औषधिर औषधे। ठीक है, ये क्या होता है कि ओस रस को कहते हैं, ओस कहते हैं रस को, और ये उस रस को जो है धारण करता है, ठीक है, और उससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको जो है औषधि ऐसा नाम दिया हुआ है। ठीक है, औषध में भेषज में अंतर भी पीछे आ चुका है इनका, कि औषध भेषज में अंतर क्या होता है। औषधि जो है सिंपल जो है युक्ति वाली होती है, जबकि भेषज जो है वो दैव क्रिया वाली होती है। ये भी आ चुका है इनका पीछे। ओके, 12 वर्ष से कम अगर बच्चे की एज हो तो उसमें कभी भी औषधि का निरंतर प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, यूज हमें निरंतर नहीं करना चाहिए। 100 वर्ष के ऊपर के रोगी हेतु औषध की मात्रा जो है वो क्षीरन्नाद 2 वर्ष के समान जो है वो कर देनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। 24 प्रकार के आहार विधि विधान जो है इन्होंने बता रखे हैं, 24 प्रकार के। ठीक है जी। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन चरक आचार्य बताते हैं। चरक के आपको याद ही है, चरक विमान स्थान 1 रस विमान अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो आहार विधि विधान अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, सॉरी विधान नहीं, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन है चरक की, जिनको हम प्रकस राध्य का उप उप करके पढ़ लेते हैं। प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपयोगिता, प्रकस राध्य का उप उप। फिर उसी चैप्टर में आगे जाके उनके आहार विधि विधान भी हैं। ठीक है, जो एक एक वर्ड गिनो तो 13 बनते, वैसे उन्होंने मेजरली 10 को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहाँ से 10 उनके लगते हैं चरक के। चरक विमान स्थान 1 में आप डिटेल के लिए देख सकते हो, और बाकी जहाँ चरक वैशिष्ट वगैरह कराया है वहाँ पे भी वो बात आई हुई है। और जहाँ चरक विमान 1 में अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, ये आहार विधि विशेष आयतन है, आहार विधि विशेष आयतन। इसी बात को अष्टांग संग्रह ने बोला हुआ है सप्त आहार कल्पना, याद ही होगा ये तो, बस यहाँ आहार विधि विशेष आयतन की इन्होंने बात कर ली तब हम कर रहे हैं सप्त आहार कल्पना। तो वो चरक के 7 की 8 की वजह 7 ही बताते हैं, तो लास्ट के जो उप उप है उपयोग संस्था और उपयोगिता, उनको दोनों में एक ही में मिला देते हैं वो। ठीक है, तो इस वजह से उनके 7 बन जाते हैं। तो ये ऐसा करके काश्यप संहिता वाला जो वैशिष्ट है जो इसमें वो समाप्त होता है। बाकी डिटेल के लिए आपको और डिटेल अगर चाहिए हो तो आप फिर कुमार भृत्य के जो नोट्स रहेंगे उसके साथ जो काश्यप रहेगी उसमें देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल कम से कम उतना तो करिए।